नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि क्या भारत नेवल एम का बनाएगा जो कि 5th जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा और साथ में वो एक कैरियर बेस्ड फाइटर जेट होगा, जैसे कि यूएस नेवी F-35B और साथ में F-35C को इस्तेमाल करती है। इसके बाद कुछ अपडेट हमारे फ्यूचर फाइटर जेट के बारे में है, जो कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाएंगे और इसके बाद भारतीय वायुसेना आसानी से 42 स्क्वाड्रन के साथ इसको और ज़्यादा एक्सटेंड भी कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, नेवल एमका को ना बनाकर भारत ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को बना रहा है और ये जो राफेल से ज़्यादा स्टेल्थ होगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है वो स्टेल्थ ही रखा गया है और साथ में इसका जो फ्रंटल सेक्शन है उसे तो डायमंड शेप्ड भी कर दिया गया है, जैसे कि हमारा एमका है। और इसके बाद इसमें केवल इंटरनल वेपन बे नहीं होगा, जैसा कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में आप सबको देखने को मिलता है। बाकी सारी खूबियाँ इसमें 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरह होगी, चाहे उसमें आप रडार, एवियोनिक्स, वेपन्स सब के सब इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन होने वाले हैं। यानी कि ये एक तरह से एमका का नॉन स्टेल्थी वेरिएंट होने वाला है, यानी कि स्टेल्थ के मामले में ये एक डाउनग्रेडेड एमका होने वाला है। और भारत नेवल एमका को अभी इसलिए प्लान नहीं कर रहा है क्योंकि सबसे पहले तो हमारे पास अभी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा और कोई एयरक्राफ्ट कैरियर का प्लान नहीं है। और दोस्तों, जो हमारा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है उसके ऊपर भी अभी क्लियरेंस नहीं है कि हम उसे बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। हालांकि दोस्तों, चांसेस तो बहुत ज़्यादा है कि हम उसे बनाएंगे और बजट इशू आ सकता है इसमें, तो उसको कैसे सोल्व किया जाएगा वो देखते हैं। और दोस्तों, इसके बाद अगर हम नेवल एमका को बनाते भी है तो ये कहीं ना कहीं हमारे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए थ्रेट क्रिएट करेगा, क्योंकि दोस्तों हमारे पास यूएस नेवी की तरह 11 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है कि इनके ऊपर हम इन्हें 50 to 80 की क्वांटिटी में हर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर यूज़ कर सके। और ना ही दोस्तों हमारे पास इतना ज़्यादा बजट है कि हम दोनों की कॉस्ट को उठाते हुए हम दोनों की जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है और साथ में जो दोनों की क्वांटिटी है उसको भी मेंटेन कर सके, क्योंकि दोस्तों बिना क्वांटिटी के कोई भी प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। इसका उदाहरण आपके पास F-22 रैप्टर और साथ में B-2 बॉम्बर और साथ में जो USS ज़ुमवाल्ट है उसका है, क्योंकि दोस्तों वे टेक्नोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा सक्सेस है, लेकिन उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होने के कारण से अमेरिका उनको चाहकर भी अपने बेड में ज़्यादा संख्या में शामिल नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा प्लान अभी ये है कि हमारी नेवी के पास लगभग 150 एयरक्राफ्ट हो, जिसमें लगभग 30 तो रिजर्व एयरक्राफ्ट होंगे। तो दोस्तों, रिजर्व एयरक्राफ्ट वे एयरक्राफ्ट होते हैं, मान लीजिए अगर हमारे पास MiG-29 के अगर उनमें से कोई एक क्रैश हो जाता है तो जो रिजर्व एयरक्राफ्ट है वहाँ से हम जो है उन्हें एक तरह से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि उनकी जगह को फिल करने के लिए होते हैं। और दोस्तों, अगर हम इन 150 एयरक्राफ्ट में इन्हीं में हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट और साथ में एमका को ऑपरेट करते हैं तो इसके साथ 5th जनरेशन की कुछ लिमिटेशंस भी होती है, वो भी आप सबको पता है। ये लिमिटेशंस आप F-35 में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इन लिमिटेशंस के कारण हम कंप्लीटली एमका की फ्लीट भी अपनी जो नेवी है उनके पास नहीं रख सकते हैं। और अगर यूएस के पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड और साथ में फ्लैट डेक वाले कैरियर ना होते जिन पर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उन्हें ऑपरेट कर सकता है, तो वे कभी भी जो नेवल F-35 है वो नहीं बनाते। हाँ, अगर हमारे पास नेवल एम का एक्सपोर्ट के लिए एकदम परफेक्ट हो, या परफेक्ट का मतलब यहाँ से ये है कि आप सबको पता है कि दुनिया के बहुत कम ही ऐसे देश हैं जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में इनका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके पास लगभग अपने एयरक्राफ्ट भी हैं। जैसे कि आप ले लीजिए, रशिया के पास भी खुद का एयरक्राफ्ट है उनके ऊपर इस्तेमाल करने के लिए, और साथ में अमेरिका के पास F-35 है, चाइना के पास भी है और फ्रांस के पास भी है। ऐसे में यूके ही ऐसा देश है जिसके पास खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, माफ कीजिएगा, जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो कैरियर बेस्ड फाइटर जेट होते हैं वे नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी कम है। हाँ, इसकी टेक्नोलॉजी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। और दोस्तों, ADA, DRDO, HAL और साथ में इंडियन एयरफोर्स ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को ही इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि ये KF-X की तरह बन सके, जिसकी ज़्यादातर टेक्नोलॉजी एमका से हो और साथ में जो डिज़ाइन है वो भी स्टेल्थी रखा जाए। और इसका जो डिज़ाइन है उसे इस तरह से क्रिएट किया गया है ताकि जो वेपन पेलोड है उसे ये इंटरनल वेपन बे में ना कैरी कर बाहर कैरी करे। जो साउथ कोरिया का KF-X प्रोग्राम है वो पूरी तरह से एक तरह से स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन दोस्तों उसमें यही कमी है कि वो इंटरनल वेपन बे के साथ नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में हम जो हमारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं।
क्योंकि जो एम का है उसकी मैंने आप सबको समझा दिया है, क्योंकि उसकी कॉस्ट और साथ में क्वांटिटी और हमारे पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वे भी कम क्वांटिटी में है, और इसके बाद जो इनकी यूनिट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हैवी होती है। तो इन सब कारणों से एमका को ना बनाकर हमें हमारा जो ट्विन इंजन टैंक बेस्ड फाइटर जेट है उसको ही KFX जैसा बना देना चाहिए, जैसे कि इसमें सारी 5th जनरेशन की खूबियाँ हैं लेकिन इंटरनल वेपन बे नहीं है। तो ऐसे में हमारा एमका 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा जो कि हमारी भारतीय वायुसेना में शामिल होगा। तो दोस्तों इसके बाद अगर भारतीय वायुसेना की बात करें तो ये अपडेट है कि भारतीय वायुसेना अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को 42 की बजाय इसे 52 तक हिट कर सकती है। और दोस्तों ये जो बात है ये खुद HAL ने कही है, और दोस्तों बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं ये कहकर कि जितनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अभी है उसे ही मेंटेन रख लिया जाए, लेकिन दोस्तों सबकी सोच अलग अलग होती है। तो ऐसे में जो अपडेट आया है उसके ऊपर अब हम बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों HAL ने कहा है कि अगर इंडियन एयरफोर्स 40 तेजस मार्क 1 और साथ में 83 तेजस मार्क 1A और इसके साथ 200 मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर जेट यानी कि तेजस MK2 को खरीदती है तो ये लगभग 18 के स्क्वाड्रन बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के पास 272 की संख्या में सुखोई 30 MKI तो मौजूद है जिन्हें सुपर सुखोई में भी अपग्रेड किया जाने वाला है। और इसके बाद 2030 तक 85 MiG-29 UPG और साथ में लगभग 47 के पास मिराज 2000 और दोस्तों 36 राफेल मौजूद होंगे। तो ऐसे में 2030 तक इनकी जो क्वांटिटी है, जो मौजूदा एयरक्राफ्ट है, इनकी क्वांटिटी लगभग 24 स्क्वाड्रन के पास होगी। तो 18 स्क्वाड्रन वे जो कि तेजस की है और इसके साथ 24 ये लगभग बनाते हैं 42 स्क्वाड्रन। और दोस्तों इसमें जो MiG-21 और साथ में हमारे पास जो जैगवार फाइटर जेट है उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ऐसे में हम इनके बिना भी जो 42 स्क्वाड्रन है उनको बड़ी आसानी से हिट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद HAL ने कहा है कि अगर हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स के लिए यानी कि ओरका फाइटर जेट को बनाते हैं जो कि ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा और ये पूरी तरह से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट से जो है एक तरह से इंस्पायर होगा, जिसमें ज़्यादातर टेक्नोलॉजी भी वहीं से आएगी। तो उसे अगर इंडियन एयरफोर्स खरीदती है यानी कि उसे बनाने के लिए अगर हमें परमिशन मिल जाता है तो ये अच्छी क्वांटिटी में 42 से 52 तक जा सकती है जो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों ऐसे में उन्होंने ओरका के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने को कहा है। साथ में इंडियन एयरफोर्स दूसरे जो एयरक्राफ्ट है उनकी भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकती है, जिसमें एमका तेजस MK2 इसमें शामिल रहेंगे। और दोस्तों इसमें जो अभी MMR से डील है उसके ऊपर HAL ने कोई बात नहीं की है, तो हम बड़ी आसानी से 42 से ज़्यादा स्क्वाड्रन को हिट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अब भी बहुत से लोग जो हैं वे डिसएग्री हो सकते हैं इस बात से, तो दोस्तों उनका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सबकी अलग अलग सोच होती है, मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ऐसे में HAL 2 फ्रंट वॉर के लिए एक तरह से ये बात कही है कि हम बड़ी आसानी से जो इतनी स्क्वाड्रन है उनको हिट कर सकते हैं, और इनको ऑपरेट करने के लिए, इतनी स्क्वाड्रन को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास जो सेटअप है वो भी मौजूद है, और ये वर्ल्ड वार 2 के टाइम से मौजूद है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।